Good morning, students. In last previous classes we have discussed about permanent settlement. Today we will discuss about some other community related to British rule. You know that in the villages, the Jotdars were more powerful than the Zamindars. The reason was that while the Zamindars lived in town, the Jotdars lived in the villages. In this way, the Jotdars had direct control over a large section of the villages. स्टूडेंट लास्ट प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जोतदार जो है कंपैरिजन टू जमींदार के ज़्यादा पावरफुल थे. रीज़न इज दैट कि हम लोगों ने एक स्टोरी भी डिस्कस की थी अबाउट द वर्धमान. तो वर्धमान के जो रूलर्स थे उन्होंने टाइम में जब एक रेवेन्यू उनके लिए फिक्स किया गया तो टर्म टू टर्म वो पेमेंट नहीं कर पाए. कंडीशन ने उनका सपोर्ट नहीं किया और वो टाइम से रेवेन्यू जब प्रॉपर्ली ट्रेजरी में डिपॉजिट नहीं कर पाए तो उनकी लैंड प्रॉपर्टी की ऑप्शन कर दिया गया. ऑप्शन मीन्स होता नीलामी कर दी गई. तो इनकी जो टर्म टू टर्म लैंड प्रॉपर्टी जो थी उनकी नीलामी कर दी गई. तो क्या हुआ कि वो नीलामी जो करी गई इससे उनकी जितनी अथॉरिटी उस लैंड पे थी वो खत्म हो गई. ठीक. अब खत्म होने के बाद ऐसा नहीं कि उनका उस पर से कोई भी वर्क करने का लोड जो था वो खत्म कर दिया गया, कोई मतलब नहीं रह गया. उन्हें क्या किया गया, उन रूलर्स को इस डायरेक्शन के साथ, इस रूल्स के साथ कि वो प्रॉपरली अब जिन्होंने जब ऑक्शन किए गए उन लैंड्स को, ऑक्शन किए गए लैंड्स की प्रॉपर्टी जिन्होंने बोली लगाई, मोस्टली जो थी जितनी भी बोली लगाई गई वो सारी फर्जी थी, फिक्टिशियस थी, फर्जी थी. क्योंकि रीजन ये था वो सेटिंग पहले से कर रखी थी, ये लैंड सेल करेंगे और हम खरीदेंगे. तो धीरे धीरे जो ये लैंड खरीद रहे थे, ठीक है, सोल्ड कर रहे थे, ये सारे जो थे एक रिच कैटेगरी की फार्मर्स थे जो जोतदार कहते हैं. अब रीजन ये है कि जोतदार जो है कंपैरिजन जमींदार के इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे बन गए. स्टूडेंट, जमींदार जो थे प्रॉपरली बिलोंग करते थे शहरों को, शहरों में प्रॉपर रहते थे और जितने भी जोतदार थे वो सारे विलेजेस में रहते थे. विलेजेस में रहने से जो उनके रयत है, यू नो द मीनिंग ऑफ रयत. लास्ट प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस द टर्म ऑफ रयत. रयत मीन्स फार्मर्स जो प्रॉपरली लैंड में वर्क करते हैं. ठीक है. तो जितने भी जोतदार थे, जितने भी ये रिच फार्मर्स थे, इन्होंने क्या किया, विलेजेस में रहने के कारण, विलेजेस में रहने से जितना सपोर्ट था फार्मर्स का वो इनके पास आ गया. अब जो जिसका अटैचमेंट डायरेक्टली फार्मर से होगा वो पावरफुल होगा कंपेयर टू जमींदार की. क्योंकि जमींदार तो शहर में रहता है और वो सिर्फ क्या करेगा, सुपरविजन के लिए आता है और वो ट्रेजरी में अमाउंट करने जाता है, अमाउंट डिपॉजिट करने जाता है, सिर्फ उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. क्लियर. तो जमींदार टर्म टू टर्म उनकी पावर, जो जमींदारों की पावर थी वो टर्म टू टर्म कम होती गई और जो जोतदार थे वो टर्म टू टर्म पावरफुल होते गए बाय द सपोर्ट ऑफ रयत. ठीक है. द जोतदार वर मोस्ट पावरफुल इन नॉर्थ बंगाल. In some parts of Bengal, they were known as Haldars, whereas in some other parts, they were known as Gatidars or Mandas. Clear? क्योंकि स्टूडेंट्स बात ये है कि जब ये परमानेंट सेटलमेंट अलॉट किया गया था तो जिस एम से ये डिसाइड किया गया था कि जो सबसे ज़्यादा समय इंडिया में पावरफुल जो स्टेट था वो बंगाल था, सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरियस जो स्टेट था वो बंगाल था और ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट करके अपने ट्रेडर्स को टर्न टू टर्म हम और बेटर तरीके से प्रेजेंट करें और टर्न टू टर्म अपनी जो इनकम है उसमें क्या कहते हैं दिन पे दिन हम इंक्रीज करें. ठीक है. तो बाय द बिगनिंग ऑफ द 19th century द डिप्रेशन इन प्राइसेस केम टू एन एंड. Thus the zamindars who had survived the trouble of the 1790s could gather their power. Revenue payment rules were also made a bit more flexible. Students, जो ये परमानेंट सेटलमेंट अलॉट किया गया था बंगाल में तो वो इस एम से किया था कि
कंटिन्यू जो था, जो एक फ्लो है रेवेन्यू कलेक्शन का, वो प्रॉपर आता रहेगा। पर कंडीशन के साथ नहीं किया। 1790s में जो प्रॉपर ये था कि फेमाइन से कुछ फार्मर्स तो थे जो प्रॉपरली रेवेन्यू को पे नहीं कर पाए, और कुछ रिच फार्मर्स ने जो अमाउंट को कलेक्ट कर लिया था वो ट्रेजरी में डिपॉजिट नहीं किया। ठीक है, जब इनकी रिपोर्ट तैयार करी तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जज किया गया कि जिन्होंने अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया उनसे क्लोजली वो अमाउंट कलेक्ट करा जाए। तब ये डिप्रेशन का टाइम इसीलिए कॉल किया कि बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th century द डिप्रेशन इन पेरिस केम टू एन एंड। The zamindars who had survived the troubles of the 1790s could gather their power. Revenue payment rules were also made a bit more flexible. मतलब कि वो रूल्स को इस एम के साथ, जब डिप्रेशन का टाइमिंग आया था, ग्रेट डिप्रेशन का टाइम आप जानते हो 19th सेंचुरी में 1929, जब पूरा सारे देश जो थे आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे थे, तो इस एम से ये डिसाइड किया गया था कि जमींदारों की जो जमींदार ने ये डिसाइड किया शायद इस टर्म के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी उनके रूल्स में आ जाए। ठीक, और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो था, एक तरफ जो था ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली राइट्स होने से ये था कि वो जितना भी इंटरफेयर करना चाहते थे मोस्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल्स ही फॉलो किए जा रहे थे। अब प्रॉपरली क्या हुआ कि जब इस तरह की रिपोर्ट पहुंची कि टर्म टू टर्म रेवेन्यू कलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा था, फिफ्थ रिपोर्ट की तैयारी की। ऐसे सर्वे रिपोर्ट बहुत सारी रेडी करी गई थी, हम लास्ट वीडियो क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो जिसमें इंपॉर्टेंट हमारी फिफ्थ रिपोर्ट है। तो इन 1830 a report was submitted to the British Parliament. It was the fifth report out of series of reports which were prepared on the activities and administration of the East India Company in India. That is why it is an often referred as the fifth report. एक्चुअली में स्टूडेंट क्या हुआ कि जब कंडीशन ऐसी हुई तो एक रिपोर्ट जनरली रेडी करी गई और उसमें सारे ग्राफ रेडी किए टर्म टू टर्म कि इस टाइमिंग ड्यूरेशन में कितना कलेक्शन हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ। क्योंकि जब ये परमानेंट सेटलमेंट अलॉट किया गया था जिस एम के साथ, उस समय कंडीशन ये थी कि उन्होंने स्टार्टिंग में एक प्राइस हाई रखी, जो रेवेन्यू कलेक्शन की उन्होंने प्राइस है वो स्टार्टिंग से हाई रखे कि अगर कंडीशन अपोजिट आती है तो इतना तो अमाउंट हमारे ट्रेजरी में डिपॉजिट तो हो ही जाएगा, इस एम के साथ। ठीक है, तो फिफ्थ रिपोर्ट जो रेडी करी गई, द फिफ्थ रिपोर्ट वाज वन सच रिपोर्ट दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय अ सेलेक्ट committee. This report became the basis of intense debates in the British Parliament on the nature of the East India Company's rule in India. मैंने बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली राइट्स होने से ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत सारे डिबेट्स जो थे वो रेडी हो गए थे, और रिजल्ट इज दैट सम researchers indicate that the rights of the fifth report were bent on criticizing the company's rule. That is why the fifth report exaggerated the declining of the traditional zamindari power. Means जितने भी फिफ्थ रिपोर्ट की प्रॉपर किसी एक के लिखने से, सर्वे करने से रिपोर्ट तैयार नहीं हुई, इसमें बहुत से हिस्टोरियंस भी इन्वॉल्व थे, ठीक है, बहुत से राइटर्स भी इन्वॉल्व की गई इनकी रिपोर्ट को। तो डिफरेंट तरीके के जितने भी राइटर्स थे उन्होंने जो पूरा एजेंडा दिया उस बेस पर फिफ्थ रिपोर्ट रेडी की गई थी। स्टूडेंट, यू नो दैट अबाउट परमानेंट सेटलमेंट? यस, द परमानेंट सेटलमेट introduced in Bengal in 1793 by Lord Cornwallis, and the main purpose of this arrangement was to get a regular flow of revenue in the government treasury. Now we will discuss about advantage of the British according to the permanent settlement. देखो हम लोग परमानेंट सेटलमेंट को अच्छे से समझ गए, पर इससे कितना एडवांटेज हुआ, कितना डिसएडवांटेज हुआ, क्योंकि हम लोग ये समझ गए कि कंपेरिजन जमींदार की जोतदार बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे, और उनको हम लोग क्या कहने लगे थे, द जोतदार वर मोस्ट पावरफुल इन द नॉर्थ बंगाल, इन सम पार्ट्स ऑफ बंगाल दे वर नोन एज हवलदार, एंड वेरियस इन सम अदर पार्ट्स दे वर नोन एज गांधीदार एंड मंडल्स। ओके, तो now we discuss about
Britishers according to permanent settlement. First, the zamindars turned out to be brave supporters of the British. जो जमींदार थे वो ब्रिटिश रूल्स के सपोर्टर्स मतलब कि बहुत ज़्यादा करीब आ गए. सेकेंड इज by fixing the land revenue, the British government ensured that it received the same fixed amount on a fixed date. It was easier to deal with a few zamindars than with hundreds of farmers. Now, friends, we will discuss about disadvantage of permanent settlement. So, the zamindars ill-treated the farmers to extract the revenue. Many landowners were evicted from their land by the British because they did not have patters to prove that they owned the land. मतलब बहुत से जो farmers थे ठीक वो लैंडलेस हो गए और कंडीशन जो थी वो टर्म टू टर्म टफ होती गई. So these are the disadvantage of the permanent settlement. Now student, in next class we have discussed about more interesting topic. Clear? Now done.